मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द सेशन। कल कहाँ तक किया था हमने? नेटवर्क्स तक। वहां तक कोई डाउट है? रिवाइज किया आप लोगों ने? चलो, आज बैरियर्स कंप्लीट करना है एंड देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, लिसनिंग स्किल्स, राइट? क्विकली आज। चलो। हाय पलक, गुड मॉर्निंग। यस। एनी डाउट? कल तक जो भी रिवाइज किया था, कहीं पे कोई दिक्कत? कंप्लीट। चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक आज का जो हमारा डिस्कशन है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। क्या होते हैं बैरियर्स? हमारा डिस्टरबेंस। जब हमने स्टेप्स टू कम्युनिकेशन पढ़े थे तो क्या था, सबसे पहले हमें पर्पस आइडेंटिफाई करना रहता है, राइट? फिर आप इनकोडिंग करोगे, यू विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द मीडियम। अभी मीन्स एंड मीडियम चूज करने के 5 रीजंस थे, कल पढ़े थे, क्या थे क्विकली? ऑर्गेनाइजेशन की साइज एंड पॉलिसी, ठीक है। देन कॉस्ट इन्वॉल्व, यस। डिस्टेंस इन्वॉल्व, रिसोर्सेस एंड नेचर ऑफ मैसेज, ठीक है। तो ये 5 चीजें ध्यान रखना। तो जब भी हम इनकोड करते हैं, इनकोड करने के बाद जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडियम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वी आर ट्रांसमिटिंग द मैसेज एट द सेम टाइम। हर प्रोसेस में क्या एक चीज है जो कॉमन चल रही है, दैट इज यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड द बैरियर्स दैट आर डिस्टर्बेंस। अब बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत इजी है। देखो, फर्स्ट बैरियर क्या बोल रहा है, समथिंग दैट कैन कॉज अ फेलियर इन कम्युनिकेशन। मीन्स मेरा पर्पस था आप लोगों से कम्युनिकेट करने का, बट बैरियर क्या हो सकता है? से फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लास। व्हाट एल्स कैन बी बैरियर? दिस माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो इस टाइप के बैरियर्स की मैं अपनी बात आप तक क्लियर तरीके से अच्छे से ना पहुंचा पाऊं, उसके लिए कुछ कारण होते हैं जो कारण हमें पढ़ने। देन हाउ यू कैन ओवरकम बैरियर, मीन्स आप उन डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए क्या कर सकते हो। सो फर्स्ट चीज क्या बोल रखी है, लैक ऑफ प्लानिंग। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाई लैक ऑफ प्लानिंग इज वन सच बैरियर टू कम्युनिकेशन? व्हाई डू वी से लैक ऑफ प्लानिंग इज बैरियर टू कम्युनिकेशन? देखो, हमने फर्स्ट फर्स्ट चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मुझे पर्पस ही नहीं पता है, से फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग इनटू द क्लास, मुझे यही नहीं पता है कि विच बैच इज दिस, विच ग्रेड यू स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, आपके कौन से एग्जाम्स हैं, आई रैंडमली कम एंड आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, विल इट बी अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन? मतलब एट द एंड यू विल से यार मैम आए, मैम क्या बोल कर गए, कुछ समझ में नहीं आया, राइट? सो सेम वे में अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? व्हाट इज प्लानिंग? थिंकिंग इन एडवांस। देखो, फ्यूचर रोड मैप टू द फ्यूचर, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, राइट? तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, अगर आपने आपका पर्पस अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो सर्टेनली कम्युनिकेशन में बैरियर तो आएगा ही आएगा। अगर आपका पर्पस आइडेंटिफाइड है, आपको पता है ओके दीज आर द डेजिग्नेटेड रिसीवर जिनके बारे में मुझे सोचना है, मुझे इनसे कम्युनिकेट करना है। अभी मुझे कम्युनिकेट सी सेट के स्टूडेंट्स के साथ करना है, इन द माइंड आई एम प्लानिंग टू कम्युनिकेट विद द CA inter student. Will my communication be successful? It will not be successful. So planning एक बहुत important factor है, because आपको आपका purpose mind में होना चाहिए। purpose ही नहीं है तो planning successful हो नहीं सकती। Second is false assumption. What are false assumptions? गलत परसीव कर कर आप बैठे हो। देखो अभी क्या होता है, सेंडर कोई चीज कम्युनिकेट करने से पहले पहले ही कुछ अजम्पशंस रख के बैठा है। यार क्या पता मैंने मेरी बात बोली ना, इनको समझ ही नहीं आएगा, क्या पता मैंने इसको इस तरीके से बोला तो इनको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। सो फॉल्स अजम्पशन मीन्स सेंडर बिफोर सेंडिंग और कम्युनिकेटिंग द मैसेज इज अज्यूमिंग समथिंग, और वो अजम्पशंस गलत हो सकते हैं। अगर वो अजम्पशंस गलत है तो क्या होगा? If those assumptions are wrong, then certainly communication will not be fructified, means communication को success नहीं मिलेगी। So first reason is lack of planning. आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है। फॉल्स assumption क्लियर है? एनी डाउट? एम्बिग्विटी क्या होता है?
कंफ्यूजन। तो अगर सेंडर के मन में ही कंफ्यूजन है तो क्या रिसीवर वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। अभी सेंडर को ही नहीं पता है कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है। पहली चीज पर्पस पता नहीं है, मैं रॉन्ग अजम्पशंस रख के बैठा हूँ, मेरे मन में खुद में कुछ कंफ्यूजन है। से फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू समथिंग एंड आई माई सेल्फ नॉट क्लियर कि वो चीज टॉपिक की क्या टॉपिक वो बोल रहा है, तो क्या मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगी उस टॉपिक को और अच्छे से समझने में? सर्टेनली नॉट। तो इस केस में क्या होगा, एम्बिग्विटी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से मेरा कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, फेल हो सकता है। मुझे बता, कंफ्यूजन सिर्फ सेंडर की तरफ से ही होगा क्या? रिसीवर की तरफ से भी तो हो सकता है। तो इट इज बोथ वेज, राइट। चलो, डिस्टॉर्शंस। व्हाट आर डिस्टॉर्शंस? डिस्टर्बेंसेस। तो अभी डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं? नॉइज फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स को हमें क्या हटाना पड़ेगा? ऐसी कोई भी चीज, जैसे आप बताओ हर जगह पे एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्टरबेंस अलग अलग होते होंगे, राइट। अगर हम ऑफिस में मीटिंग में बैठे हैं, एक बोर्ड रूम में हम बैठे हैं, वहां पे क्या डिस्टरबेंस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या? वेरी गुड। आपका मोबाइल फोन जो है इट इज नॉट साइलेंट, एंड व्हाट एल्स? देखो, आप फिजिकली क्लास में हो बट यू आर मेंटली नॉट प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। आप खुद तो वहां हो बट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नॉट देयर। सो अल्टीमेटली वो भी एक तरीके का डिस्टॉर्शन है। अभी डिस्टॉर्शन कैन बी रिलेटेड टू दैट पर्सन ऑल्सो एंड रिलेटेड टू द बैकग्राउंड ऑल्सो। तो किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन जो है वो बैरियर बन सकता है। देन उसके बाद क्या कह रहा है? पासिंग जजमेंट। व्हाट इज पासिंग जजमेंट? देखो, फॉल्स अजम्पशन एंड पासिंग जजमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रिसीवर के बारे में कोई चीज बोल रहे हैं, मतलब अभी मुझे उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, स्टिल आई एम गिविंग माय जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर की यार क्या पता, जो मैंने सेम आपको एग्जांपल दिया, क्या पता दिस पर्सन आफ्टर लिसनिंग लिसनिंग टू माय कॉन्वर्सेशन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाउ कैन यू जज अ पर्सन हु इज लिसनिंग? लेट हिम और हर डिसाइड, उसको सुन के समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो ये पासिंग जजमेंट एक बार रीड करते हैं, एग्जाम्पल रीड करते हैं इसका। ये क्या बोल रहा है? अ सुपीरियर वॉर अगस्त व्हेन ही फाउंड अ वर्कर यूजिंग अ वेल्डिंग टॉर्च क्लोज टू वेयर द इन्फ्लेमेबल मटेरियल वाज स्टोर्ड। क्या बोल रहा है कि एक रूम है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल मींस आग लगने का डर है, एंड ही इज यूजिंग टॉर्च देयर। He showered abuses at the worker, pushed him away, and accused him of trying to destroy the factory. When he turned after ordering the removal of the material, the workers had proceeded on the spontaneous strike. It took half a day to assuage the feeling of striking workers and restore normalcy. Means बॉस ने क्या किया, जो वो एरिया था जहां पे ऐसा कोई इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट था, वहां पर उस बंदे ने सिर्फ टॉर्च यूज किया। तो आपने उसको बहुत ज्यादा अब्यूज कर दिया। अभी आपने उसको अब्यूज कर दिया तो ही वेंट ऑन स्ट्राइक। तो हाउ दिस एग्जांपल इज फिटिंग इन पासिंग जजमेंट, एक्सप्लेन। सी, उसने सिर्फ टॉर्च यूज किया। द करेक्ट रीजन टू कम्युनिकेट और द करेक्ट मैनर टू कम्युनिकेट तूने कैसे यूज किया? तुझे पता होना चाहिए ना कि देयर इज दिस इन्फ्लेमेबल एरिया, यू कैन नॉट यूज टॉर्च, माइट बी स्पार्क अराइज, और क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो आप उससे पहले बात करो। आपने बिना बोले समझे आपने जजमेंट पास कर दिया और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो यू हैव टू कंसिडर रिसीवर, जो हमने 7 C's में इफेक्टिव के लिए क्या होता है, रिसीवर को कंसिडर करो। अगर उसको कंसिडर कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट आप पास नहीं करोगे। अगर यू आर पासिंग अ जजमेंट इट इज अ काइंड ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? हमने कितने पढ़े? क्विकली रिपीट इट। लैक ऑफ प्लानिंग, false assumptions, distortions, ambiguity, and this passing judgment. So passing judgment and false assumption is same. आप इन दोनों को मार्क कर सकते हो। These both are same, speaking everything same. And now आपके distortions हो गए, उसके बाद ambiguity हो गया। क्या ambiguity is also a kind of distortion? Confusion भी तो एक तरीके का disturbance ही है, right? So these two are like try to make a group.
फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकेंड ग्रुप इज डिस्टॉर्शन एंड एम्बिग्विटी इज अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, ताकि आपको वर्ड्स याद रहे। फोर्थ इज हमारा क्या है, पासिंग जजमेंट एंड फॉल्स अजम्पशन, ये दोनों सेम है, राइट। चलो नाउ अब इम्प्लाइड मीनिंग्स, अगेन इम्प्लाइड मीनिंग्स किसके जैसा है, अजम्पशन के जैसा। इम्प्लाइड मीनिंग मैंने मान लिया, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा हो रहा है, तो क्या मैंने एक तरीके से जजमेंट ही पास कर दिया है? अगर मैं पहले से ही मान रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, या तो मैंने गलत अज्यूम किया है। अगर मैंने पहले कुछ चीज अपने मन में ठान लिया, अच्छा मैंने मन में ठान ली कि एग्जाम्स माइट भी इस बार एग्जाम्स हो ही नहीं, तो क्या ये मैंने अपने लिए सोचा है? बट क्या विद द प्रैक्टिकल कंडीशन ये फॉल्स भी तो हो सकता है, ठीक है, एज पर द कंडीशंस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो मेरे मान लेने से तो डिस्टर्बेंस ही हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स। सो अगेन इम्प्लाइड मीनिंग मतलब मान लेना, या फॉल्स अजम्पशन करना भी तो मान लेना ही होता है, मैं पहले से ही कुछ गलत मान के बैठा हूँ, राइट। या रिसीवर के लिए जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था पासिंग जजमेंट, क्या पासिंग जजमेंट भी मान लेना ही होता है? तो अगेन इन दिस ग्रुप देयर आर थ्री टर्म्स, ठीक है, पासिंग जजमेंट, फॉल्स अजम्पशन, इम्प्लाइड मीनिंग, मान के बैठ जाना कि शायद ऐसा होगा, या मैंने उससे बात करी तो क्या इस तरीके से कुछ हो जाए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। A reference to weather is often indicative of a desire to change the topic of discussion. Lack of familiarity with slang or colloquial expression often causes communication failure. अभी देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल फिट ही नहीं हो रहा है, ये मैंने क्लास में मार्क भी करवाया था, याद है कि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। अगर फॉल्स अजम्पशन की बात करें, फॉल्स अजम्पशन का मतलब मैं पहले से, चलो तीनों चीज को अलग बाइफिकेट करते हैं, टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं पहले से कह रहा हूँ कि यार रिसीवर को मैंने जो डेटा भेजा है वो डेटा पढ़कर समझ ही नहीं पाएगा। क्या माना मैंने? मैंने कुछ अज्यूम करा और वो फॉल्स है। अब मैंने जो अज्यूम करा क्या वो इम्प्लाइड भी है कि मैं ऐसा मान ही रहा हूं कि जब डेटा रिसीव करेगा रिसीवर, उसको पढ़कर समझ में नहीं आएगा। एंड अगर वो पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो क्या मैं उसको जज कर रहा हूं? तो तीनों चीजों में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। सो तीनों चीजें आप एक सिंक में लिख दो ताकि आपको समझ में आए। जहां पर ये बैरियर स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट राइट डाउन। फर्स्ट लैक ऑफ प्लानिंग है आपका, विच इज सिंगल। सेकेंड डिस्टॉर्शन है जिसमें एम्बिक्विटी इज अ काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन ओनली, तो एक ग्रुप बनाकर लिख लो। एंड थर्ड आप लिखो फॉल्स अजम्पशंस। फॉल्स अजम्पशन के इमीडिएटली पास आप लिखो इम्प्लाइड मीनिंग। and lastly is passing judgments. Now next is lack of trust. lack of trust मतलब विश्वास ही नहीं है यार, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि रिसीवर जो है मेरी बात पे विश्वास करेगा। मतलब मैं उससे कम्युनिकेट भी कर लूँ, आज मैं आपको कोई चीज समझा भी दूं, आई एम ब्रिंगिंग अप, अच्छा ठीक है मैं आपके सामने एक चीज लेकर आ रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ यार इस बार ना आपके एग्जाम्स नवंबर में नहीं है और एग्जाम्स आर इन जनवरी, तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया। विल बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम योर एंड टूवर्ड्स मी? होगा ही ना मैम, कैसे, क्यों, किस लिए, कब आया, हमने तो नहीं सुना, राइट। सो दिस इज व्हाट लैक ऑफ ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन। तो अगर रिसीवर को सेंडर के ऊपर विश्वास नहीं है, उसकी कही गई बात पे विश्वास नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं बैरियर होगा, क्या कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट डिस्टॉर्शन के पास में लिख दो आप, जहां पे डिस्टॉर्शन वाला हमने कॉलम रखा है वो। एंड लास्ट एक सिंगल है, जैसे लैक ऑफ प्लानिंग वाज अ सिंगल टर्म, वैसे लास्ट एक सिंगल टर्म है problem of semantic distortion. Now what is semantic? क्या? वेरी गुड, थिंकिंग प्रॉब्लम। अभी जैसे मैं जो चीज आपको समझा रही हूँ, आप उस चीज को कैसे समझ रहे हो? मेरे सोचने और आपके सोचने में क्या समानता हर बार एक जैसी रहेगी? या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके आपके फैमिली में कभी बार ऐसा भी तो होता है, एक ही फैमिली के मेंबर्स की थिंकिंग अलग अलग होती है, राइट। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब वो आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में रिलेशंस कॉर्डियल नहीं होते हैं, राइट। सो सेम वे अगर कम्युनिकेट हम कर रहे हैं तो सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस जो होते हैं वो होते हैं, मीन सेंडर और रिसीवर एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन वील जस्ट रिवाइज द टर्म क्विकली विदाउट सीइंग।
हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया सिंगल जो था लैक ऑफ प्लानिंग, एक और सिंगल जो था सिमेंटिक डिसऑर्डर्स, राइट। अब इसके बाद दो ग्रुप है, एक ग्रुप है डिस्टॉर्शंस का, डिस्टॉर्शंस में दूसरा पॉइंट था एम्बिग्विटी एंड थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ ट्रस्ट। ओके, देन देयर वाज हम रिसीवर के रिगार्डिंग कुछ चीजें सोच रहे हैं, फॉल्स अजम्पशन, इम्प्लाइड मीनिंग, पासिंग जजमेंट्स। अभी क्लियर है? चलो, नाउ लास्ट में क्या बोल रहा है, वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अभी अब किस तरीके से आपको पता है, अच्छा ये बैरियर है, अब इन बैरियर को ओवरकम कैसे करना है वो ये हम पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अभी कैसे ओवरकम करोगे, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। क्या लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आइडियाज क्लैरिफाई नहीं हो पाते होंगे, राइट? आपने प्लानिंग प्रॉपर नहीं करी तो सर्टेनली बैरियर तो हो ही रहा है, तो अब उसको ओवरकम करके कैसे कर सकते हो यार, अच्छे से प्लान करो, ठीक है। आपका जो पर्पस था उस आइडिया को अच्छे से क्या करो, डिटरमाइन करो, राइट। अभी ये वाले पॉइंट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपके बैरियर्स थे वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट आएगा हाउ टू ओवरकम बैरियर्स इज अ जनरल टॉपिक, आप उसके पास में रीडिंग लिख दो, ठीक है। चलो, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है इसका आधा पोर्शन हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किया है, आधा पोर्शन इज जस्ट द ऑपोजिट जो हमने बैरियर्स में पढ़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, ये कहाँ पढ़ा है हमने, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके पास में लिख दो कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर। आपको बैरियर ओवरकम कैसे करना है यार, आप रिसीवर के बारे में सोचो, उसको कंसिडर करो, अगर उसको कंसिडर करके यू आर कम्युनिकेटिंग तो बैरियर्स होंगे ही नहीं, देयर वोंट बी एनी डिस्टर्बेंस। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन, व्हाई कंसल्ट, व्हाई डू आई हैव टू कंसल्ट, अगर मैं किसी से, आपको अगर आपके, वेरी गुड, सी जब भी ऐसा होता है कि कोई चीज है विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट्स चार सब्जेक्ट है, राइट, सो देर इज वन सब्जेक्ट विच यू आर नॉट स्टडिंग ऑन द सेंटर, कोचिंग सेंटर पे आप नहीं पढ़ रहे हो, तो कभी ना कभी आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी उस चीज को प्लान करने के लिए, यार हाई शुड आप अपने किसी सीनियर को पकड़ोगे या सेंटर में आप अपने किसी टीचर को बोलोगे सर आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस चीज के साथ मैं प्रोसीड कैसे करूं, तो क्या मुझे मेरा काम करने के लिए कंसल्ट करने की जरूरत है, इन शॉर्ट टू प्लान आई नीड टू कंसल्ट। अगर मैं कंसल्ट कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा, अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूं तो देयर वोंट बी एनी बैरियर, इज इट क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट है कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन और क्लैरिफाई आइडियाज, क्या ये दोनों एक ही चीज है, या तो आप कंसल्ट करोगे या अपने आइडियाज को किसी के सामने रखोगे तो वो क्लैरिफाई करेगा, राइट, क्लैरिफिकेशन लोगे कि यार मैं जो सोच रहा हूं क्या ये सही है या नहीं, इज इट क्लियर? देन बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, ये क्या था, courteous, ठीक है, courteous toward the receiver, या generally you have to be polite, you have to be courteous, ताकि आपका communication जो है एक hindrance बनकर नहीं आए। now convey things of help and value to receiver, क्या ये सेम चीज है, courteous वाला पॉइंट ही है, मतलब आप वो चीजें सामने वाले को बताओ जो अगर आप कम्युनिकेट करो तो सामने वाले को उस चीज को सुन के समझ के कुछ ना कुछ फायदा मिले और आप उस चीज को कंसिडर भी करो, एंड वैल्यू टू द लिसनर, मतलब अगर उसने आपकी बात को सुना है और उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो एज अ सेंडर आपका क्या फर्ज बनता है, आप उसकी चीज को सुनो। इफ यू आर सेइंग कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल इट इज अ टू वे एक्टिविटी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सेंडर सिर्फ बोलता जा रहा है, आपको कोई डाउट है और मैंने वो क्लास में सुना ही नहीं, तो इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, राइट, आपका फीडबैक ही प्रॉपर नहीं आएगा तो हाउ माई कम्युनिकेशन विल बी सक्सेसफुल। तो आपको पहली चीज तो वो बताना है कि सामने वाले को हेल्प हो, एंड दूसरा अगर उनको कोई डाउट है तो आपको लिसनर को वैल्यू करना है, उसकी बात को वैल्यू करना है, मतलब उनको सुनना है, राइट, डाउट क्लियर है? नेक्स्ट इज इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉपर फीडबैक चाहिए, प्रॉपर फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे बताओ एज अ सेंडर आप किस चीज में रहोगे, if there is no proper feedback as a sender how will you feel कि समझ आ गया, मीन्स अगेन आई विल परस्यू इम्प्लाइड मीनिंग्स, मैं मान लूंगी कि अच्छा ठीक है मैंने पूछा इन लोगों ने मुझे नहीं बोला मतलब सब सही है, तो ऐसा 99% होता है क्या, पीपल डू नॉट से, अगर उनको कोई दिक्कत भी होती है पीपल डू नॉट से, नॉट जनरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्लास,
नॉर्मल भी आप एक ह्यूमन का बिहेवियर आप देखोगे ना, ह्यूमन ब्रेन्स आर डेवलप्ड लाइक, उनको जब प्रॉब्लम होती है ना दे डू नॉट स्पीक, ठीक है, जब वो टाइम निकल जाता है और वो प्रॉब्लम अक्यूमुलेट हो के बड़ी हो जाती है, देन दे बर्स्ट क्राइंग। देखा है आपने, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, राइट। सो सेम चीज यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर आपने प्रॉपर फीडबैक इंश्योर नहीं करा तो सर्टेनली आपका कम्युनिकेशन कैसे पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। फीडबैक तो हमने वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ही देख लिया था, जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक आप उसको टू वे प्रोसेस बोल ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? चलो, कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। अभी कंसिस्टेंसी क्या है? कंटिन्यूस। जैसे सपोज हमने एक एलन लूस की डेफिनेशन में क्या बोला था, इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस चीज में क्या हो रहा है, जब आप किसी को समझाने की कोशिश करो, जैसे अगर मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करूं, सो आई हैव टू मेक अ कंसिस्टेंट एफर्ट, राइट, कि मैं कंसिस्टेंटली मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आता जाए आता जाए आता जाए। अगर ऐसा होगा तो ये श्योरिटी तो रहेगी कि आपको मेरी कही गई बात समझ में आ रही है। अगर मेरी ही तरफ से देयर आर नो कंसिस्टेंट एफर्ट, तो बैरियर्स ओवरकम कैसे होंगे? समझ रहे हो? सो सेंडर हैज टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट टू इंश्योर बैरियर्स को वो ओवरकम कर रहा है। कहीं भी एम्बिग्यूटी की चांस होगी उसको आप बार बार क्लैरिफाई करके सही करोगे, राइट। फॉलो अप कम्युनिकेशन। अच्छा, व्हाट इज फॉलो अप? ये एकदम प्रैक्टिकल टर्म है। फॉलो अप मतलब, जैसे मैं आपसे क्लास, हाँ, चेक, वेरी गुड। जैसे अगर हमने क्लास में कोई चीज पढ़ी, मैं आपसे आज पूछती हूँ कि कोई डाउट है क्या, यू से कि अगर डाउट है तो आप पूछ दो, नेक्स्ट डे आके अगेन आई आस्क कि कोई डाउट है क्या। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉलो अप कम्युनिकेशन, कि हमने कल किसी चीज पे बात करी थी, आज हम उसके रिगार्डिंग आई एम आस्किंग यू एनी डाउट्स, नॉट ओनली डाउट्स, एनीथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक टू यू, कैन वी प्लीज स्पीक ऑन दैट। तो अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो कोई भी कंफ्यूजन जो आपने कंसिस्टेंट एफर्ट में भी रह गया होगा गलती से 0.1%, तो क्या वो फॉलो अप में ओवरकम हो जाएगा, राइट। एंड लास्टली इज बी अ गुड लिसनर। ऑब्वियसली व्हेन यू आर रिसीविंग अ फीडबैक यू शुड नॉट बी लाइक, आपको जब बोलना था आपने बोला, ठीक है, अभी जब सामने वाला बोल रहा है यू शुड हैव अ कर्टेसी एंड द पेशेंस टू बी अ गुड लिसनर। एक बार क्विकली रिवाइज करें, ठीक है। चलो, क्या क्या टर्म्स थे जनरली बोल दो, ऐसा नहीं है हमें सीक्वेंस मैनेज करना है, चार पांच भी याद रहते हैं, इट्स गुड टू गो। वेज टू ओवरकम बैरियर, क्या? क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। इसके कंसल्ट, इसके रिगार्डिंग एक क्या था, कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन। कर्टियस मींस आपको कंसिडर करना है रिसीवर को, वैल्यू टू द लिसनर, ये पढ़ा था हमने। ऑब्टेन फीडबैक, वेरी गुड। और गुड लिसनर बनो एंड फॉलो अप करो, फॉलो अप कम्युनिकेशन। एंड वन मोर इज लेफ्ट, बाकी सारे हो गए, हो गया। रिसीवर के ऊपर ही था एक पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। इज इट क्लियर? चलो, आप लोगों ने एमसीक्यूज करे करे उस, हाँ पूछो। देखो उसमें कुछ कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनको आपको आंसर से करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके आईसीएसआई के मटेरियल में भी नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, जो ऑथर्स वाले क्वेश्चन है, तीन थे ना हमने क्लास में, मैंने वो क्वेश्चंस लिखवाए भी थे। तो जो ऑथर्स वाले है ना बेटा, आप आपके चैप्टर के जो फर्स्ट पेज है, ये वाला जो पेज है ना, यहाँ पर वो एमसीक्यूज नोट डाउन कर दो, बिकॉज दीज एमसीक्यूज आर आउट ऑफ द बॉक्स। अभी ये हम तो पूरा मटेरियल कवर कर रहे हैं, राइट। दिस इज द ओनली सोर्स जहाँ से हम हमारे एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी सोर्स में ही नहीं है, उसके बाहर से कुछ आ रहा है और एग्जाम में आ चुका है, तो जो आ चुका है एटलीस्ट वो तो कवर कर सकते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चंस जो आपको, आपने देखा होगा 41 क्वेश्चंस है, राइट, 49 है, अब उसमें से 7 या 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं। कितने निकले आपके, कितने करे आपने? 7 to 8 है। तो ऑथर्स वाले, मैक्सिमम ऑथर्स वाले वो 3 जगह रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है वो लास्ट में रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर आप इफेक्टिव देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, जस्ट राइट डाउन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर एंड आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर पे आए। हम्म, आप मेरे को एक बार क्वेश्चन एक बार बता दो, आई जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर।
मैं एक बार वो शीट ओपन ही कर लूँ। Can you please tell me the page number? किस किसने क्वेश्चंस नहीं करे हैं? किए हैं? क्यों नहीं किए बेटा? ये पीडीएफ नहीं है आपके पास? प्लीज आप इनको सेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 15। ओके ओके, आपको दिख रहा है ये? Which of the following is not a part of 7 C's of effective communication? Now clarity था क्या? Yes. Conciseness in presentation, it was there. Then correctness of fact and completeness of information, ये तो चारों ही दिए हुए हैं। हाँ, तो फिर आंसर गलत है बेटा। हमारा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि चारों ही है। रिवाइज करो, हमने पढ़े थे मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और क्या कंसाइज होना चाहिए मैसेज। सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, वो क्या करेगा, कंसिडरेशन ऑफ कर्टेसी। एंड रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, ये सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सेंडर इंश्योर करेगा कि फैक्ट्स जो वो कम्युनिकेट कर रहा है वो करेक्ट है और वो कंप्लीट है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर को वो कंसिडर करेगा एंड ऑल्सो कर्टियस रहेगा उसके सामने। तो ये चारों ही पॉइंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, राइट। और नाउ विच इज नॉट अ कम्युनिकेशन फ्लो, सो अपवर्ड। अभी देखो आईसीएसआई की तरफ से डायगोनल कुछ नहीं है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, वर्टिकल कुछ नहीं है क्योंकि आपके मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल नहीं है, राइट। मैंने आपको वर्टिकल करवाया क्योंकि वर्टिकल का मतलब ही क्या होता है, या तो फ्रॉम टॉप टू डाउन या बॉटम टू अप। तो आप इसको स्पेसिफिक मार्क कर लो। आपने जहां पे कल वो डायग्राम बनाया था वहां पे हमने वर्टिकल कम्युनिकेशन लिखा था, राइट। तो उस वर्टिकल को आप अपवर्ड और डाउनवर्ड कर दो क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है ना, तो अपन को किसको फॉलो करना है। जनरली तो टॉप टू डाउन बॉटम टू अप क्या होता है, वर्टिकल ही होता है, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल इज दिस वे। सो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा दैट इज वर्टिकल, ओइंग टू द रीजन आपके मॉड्यूल में गिवन नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में वर्टिकल को दो टर्म्स में बोला गया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। याद रहेगी ये चीज, अगर एग्जाम में आता है प्लीज वर्टिकल करके आना। जनरली इसमें कोई फर्क नहीं है, बट मॉड्यूल फर्क कर रहा है तो हमें मॉड्यूल के साथ चलना पड़ेगा। और बोलो। थर्टी फाइव, Mexofax, circular, manual emails. Which of these cannot be used for external communication? Circulars, manuals, memo, all of the above. अभी external communication का मतलब क्या होता है? अभी आपको पता है circulars क्या होते हैं? सर्कुलर्स क्या होता है, किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए लाए जाते हैं। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड ओनली टू दी कम्युनिकेशन। जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर्स की, बेटा सर्कुलर ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है। जब सपोज सर्कुलर आता है, जैसे सपोज मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी लाई, अभी उस पॉलिसी में ड्रेस कोड के ऊपर बात की गई है कि आपको ऑफिस में क्या क्या ड्रेस कोड में इंक्लूड करना अलाउड है। तो उस चीज के रिगार्डिंग बहुत लोगों को है ना डिफिकल्टी आ सकती है, कुछ डाउट्स आ सकते हैं। तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैनेजमेंट क्या रिलीज करता है, सर्क्यूलर्स रिलीज करता है। सर्क्यूलर्स आर, अगर आपको डाउट है तो लिख दो, जहां पर भी आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाला डायग्राम था, सर्क्यूलर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर दी इंटरनल कम्युनिकेशन। जब आप टैक्स पढ़ोगे आगे जाके,
एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे सर्कुलर्स जो होते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों के लिए होते हैं। नाउ मैनुअल्स, मैनुअल्स क्या होते हैं? अभी ऑफिस रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आप बाहर वाले के साथ थोड़ी शेयर करोगे। मेमोस क्या होते हैं? जो भी आपने परचेजिंग करी है, परचेज बिल, सेल्स बिल, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्यों यूज करोगे आप? तो ऑल ऑफ द अबव इज दी, ऑल ऑफ द अबव है। ये करेक्ट भी करवाया था मैंने क्लास में, मैंने आपको ऑल ऑफ द अबव कराया था। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलो और बताओ, सारे हो गए? प्लीज आज का भी दिन आपको मिलेगा, इफ यू हैवंट डन इट प्लीज डू इट। अभी जहां पर आप मुझसे बोल रहे हो स्टार्टिंग में ऑथर्स वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल भी ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैं बता देती हूँ। व्हाट इज इंट्रा? within the organization and inter is outside the organization, ठीक है। ओके, नाउ लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल obscures the truth। अब यहाँ पर आपको ऑथर का नाम याद करना है, राइट। इसके जस्ट नीचे वाला भी ऑथर का नाम है, फिफ्थ क्वेश्चन भी ऑथर का नाम है, और इसमें से दो क्वेश्चन लास्ट में वापस रिपीट हो रहे हैं, और बाकी सारे आपके मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी बाहर का नहीं है। एक दो जगह पे डाउट्स जो है क्वेश्चंस में, मतलब ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कितनी बार करोगे? अच्छा, एक जनरल चीज, ये क्वेश्चंस कितनी बार करोगे? अगर अभी कर रहे हो 49 क्वेश्चंस है तो कितनी बार करोगे? व्हाई आई एम आस्किंग दिस रीजन इज कि 49 में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे जो आपको लगेगा यार ये मुझे रिपीट करना है, तो राइट डाउन दोस क्वेश्चंस। और जो आपको एक बार पढ़ के समझ में आ रहा है उनको जाने दो ना, वो तो चैप्टर में वैसे ही कवर हो रहा है, समझ रहे हो। 49 में से 15 ऐसे निकलेंगे जो लास्ट दिन पे भी आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो ये कट शॉर्ट वाला काम करो, 49 को 10 पे 15 पे लेके आओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें तो रिपीट हो रही हैं इसमें, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसी के ऊपर तो क्वेश्चन है। सा क्वेश्चन आप बताओ मुझे। देखो चार्ट्स जो बनवाए उन चार्ट्स को प्लीज बेसिस रखकर ही चैप्टर रिवाइज करना। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है ये तो पूरा चार्ट बेस है, और इसके चार्ट्स थैंकफुली हमारे मॉड्यूल में ही अच्छे से बने हुए हैं, सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो डायग्राम्स पे फोकस रहेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। 23, फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क, साउंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, परसुएसिव कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अभी देखो ये नेटवर्क के ऊपर है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? क्या? फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या बोल रहा है, बहुत सारे नेटवर्क्स पे आप जब मैसेज फ्लो करोगे तो आप ऑप्शंस पढ़ो, साउंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, परसुएसिव या रिटन। मैं हो जाता रिटन कम्युनिकेशन होगा तो वो हर नेटवर्क में यूज हो सकता है क्या, फ्लो ऑफ मैसेज? जैसे परसुए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव मीन सामने वाले को कन्विंस करने का काम कर रहे हो, तो वो चीज हर सेवरल नेटवर्क्स में थोड़ी पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में फ्लो ऑफ मैसेज हर जगह होगा, कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, कुछ ऐसे पॉलिसी वाली चीजें होंगी, या ऑर्गेनाइजेशन की कुछ की डिसीजंस होंगे, वो आप फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज को थोड़ी बता सकते हो। क्लाइंट्स तक पहुंच गई, क्लाइंट से कॉम्पिटिटर तक पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब साउंड कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में से आप मुझे बताओ, फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स, क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आया आपको ये? रीजन व्हाई साउंड कम्युनिकेशन, एंड इफ यू आर सेइंग रिटन, व्हाई रिटन कम्युनिकेशन? एंड फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स, देखो कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन कर नहीं सकते,
ठीक है, समझ रहे हो? तो साउंड कम्युनिकेशन के लिए फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स पॉसिबल है। अभी आंसर क्या दे रखा है इसका, देखो एक बार आंसर क्या है इसका। फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स, बी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दे रखा है। नहीं, मैंने तभी भी आपको शायद साउंड ही बताया था, क्योंकि लॉजिकली कम्युनिकेशन जो होगा वो साउंड होगा, साउंड कम्युनिकेशन होगा, तभी आप उसको सेवरल मेथड्स में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप इसको मार्क कर लो। कुछ सी व्हाट हैपेंस, नो दिस फाइल इज मेंटेन्ड फ्रॉम टेकिंग क्वेश्चंस अलग अलग अटेम्प्ट्स के। तो जब आप कॉपी पेस्ट करते हो या जो भी पर्सन इसको ड्राफ्ट कर रहा है, तो समटाइम्स आंसर प्रॉब्लम अराइज, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम जब तक अभी एटलीस्ट 15 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। हम क्लास में जितना पढ़ रहे हैं घर जाके एटलीस्ट 15 to 20 एमसीक्यूज करने का तो टारगेट करो। अभी कम्युनिकेशन हमने परसों स्टार्ट किया था, आज खत्म हुआ है, तो 49 क्वेश्चन मैनेजेबल थे ना 3 दिन के अंदर। तो पढ़ो, क्योंकि अगर ऐसे क्या होगा, आई कैन नॉट सिट एंड डिस्कस ईच एंड एवरी एमसीक्यू। कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे जिनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट है, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अच्छा, ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लिसनिंग स्किल। अभी तक हम किसके बारे में सोच रहे थे, सेंडर के बारे में, सेंडर को क्या करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए, 10 चीजें हमने देखी। अभी पूरा चैप्टर लिसनिंग स्किल्स पे, तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसमें हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आउटलाइन प्रोफाइल फॉर 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। इसको हम पूरा पूरा का पूरा पढ़ेंगे, रीजन इज इट इज इंपॉर्टेंट, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो क्या बोल रहा है, लिसनिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ हियरिंग। व्हाई डू वी से लिसनिंग और हियरिंग, मैम एक ही तो बात है, लिसनिंग एंड हियरिंग एक ही तो बात है। देखो हियरिंग क्या होता है कि सपोज यहाँ पे देर इज अ साउंड, वेरी वेरी लाउड साउंड प्लेइंग हियर, तो since I am a human, I have ear which is capable of hearing, it will hear। वो आवाज मेरे कानों तक जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, राइट। बट उस आवाज को, कोई मुझसे बात कर रहा है, उसकी आवाज मेरे कान तक जाएगी, बट उसकी बात को मुझे सुनकर, सुनूंगी तो सही मैं, बट सुनकर मुझे उसको समझ, दैट इज व्हाट लिसनिंग। सुनना इज हियरिंग, समझ में आ रहा है। सो हियरिंग के लिए क्या बोल रहा है, हियरिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस which involves receiving the sound waves by the eardrum and transferring them to the brain। मीन्स एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, आप उसमें अपना एफर्ट्स नहीं भी डालोगे तो भी। अभी जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह पर होते हैं जब लोग बोल रहे हैं पर हम सुन नहीं रहे हैं उस चीज को, राइट। तो वो चीज तो साइकोलॉजिकली पॉसिबल है, बिकॉज हमारे ईयर्स क्या है, केपेबल है ऑफ हियरिंग द साउंड। तो वो आवाज हमारे कान में जाएगी, कान से ईयर ड्रम में जाएगी, फिल्टर्ड होके वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ हमें कुछ आवाज आ रही है। बट अगर मैंने उस चीज को सुना नहीं, तब तक क्या मैं समझ पाऊंगी वो आवाज जो आ रही है उसमें क्या बात बोली जा रही है, राइट। सो इसलिए क्या कह रहा है, हियरिंग रेफर्स टू द साउंड दैट एंटर योर ईयर्स, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो आप लिख दो वहां पे ऊपर, हियरिंग इज साइकोलॉजिकल, हियरिंग इज psychological slash physical process, psychological slash physical process which happens automatically। Is it clear? बट ऑन द अदर हैंड लिसनिंग के अंदर क्या होता है, कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको, मेंटली फिजिकली हर तरीके से क्या करना पड़ेगा, उस बात के टूवर्ड्स डेडिकेट रहना पड़ेगा, ताकि आप सुनी हुई बात को क्या करो, समझ सको, तब तो आपने सुना है, अदरवाइज आपने सुना नहीं है। तो इट इज अ वॉलेंटरीली एक्टिविटी एंड हेंस इट इज डेलिबरेट।
तो अब लिखो साइड में, लिसनिंग के लिए लिखो, लिसनिंग इन्वॉल्व्स कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स, लिसनिंग इन्वॉल्व्स कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स, ठीक है, एंड इज वॉलेंटरली। मेरी इच्छा होगी तो मैं सुनूंगी, नहीं इच्छा होगी तो मैं नहीं सुनूंगी, मतलब समझूंगी, सुन तो मैं वैसे भी लूंगी, राइट। चलो, hence listening means paying attention to not only to the story but how it is told, use of language and voice। अभी बताओ use of voice क्या था, वॉइस किस तरीके से यूज करनी है, पैरा लैंग्वेज, ठीक है। इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेरी आवाज बहुत तेज है, बहुत लो है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। चलो, नेक्स्ट इज रिसर्च शोज दैट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 50% मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग। इसको मार्क करो फर्स्ट लाइन को, ये एमसीक्यू में आ सकता है, राइट। क्या रिसर्च शोज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर 50% ज्यादा लिसनिंग होती है देन स्पीकिंग। So it is more important to realize that listening is not just paying attention to other person's words, but also to his tone, facial expressions, body language. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. मुझे बताओ ना, सबसे ज्यादा एफर्ट्स किसमें लग रहे हैं, हियरिंग में या लिसनिंग में? लिसनिंग में। रीजन इज, वहां पे आप सिर्फ कही हुई बात को नहीं सुनते हो, वो बात कैसे कही गई है, किस मैनर में कही गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, कहने का तरीका क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मुझे हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बोथ आर नेचुरल कीज टू कम्युनिकेशन। टू बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर वन नीड्स टू डेवलप बोथ दी स्किल्स। योर कॉम्पिटेंस इन लिसनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ स्पीकिंग। अभी देखो, जितना अच्छे से सुन पाओगे क्या उतना अच्छे से बोल पाओगे। सपोज अगर मैंने आपको क्लास में कोई चीज समझाई और मैंने कहा कि आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक आफ्टर 5 मिनट्स। तो अगर आपने मेरी बात को सुना है, दैट इज हियरिंग। मेरी कही गई बात को सुन के आपने समझा है, दैट इज लिसनिंग। और अगर मैंने फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आर यू एबल टू स्पीक, राइट। जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से बोल भी पाओगे। लास्ट इज बोल रहा है लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। इसको मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताओ व्हाई इट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग। पैसिव का मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लिसनिंग एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। मुझे बताओ हियरिंग इज अ एक्टिव प्रोसेस क्या? पैसिव प्रोसेस है ना, ये तो होगा ही होगा। बट लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इसमें आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो जहां पैसिव, नॉट अ पैसिव लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दो लिसनिंग इज अ एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस तो हियरिंग होता है। एंड यहाँ पे वापस सारी सेम चीज गई है कि लिसनिंग जो होती है उसमें आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एवरी वे में यू हैव टू प्रेजेंट, ठीक है। एंड जो भी है, अगर आप हियर कर रहे हो तो उसके टाइम पे आप, जरूरी नहीं है कोई चीज को समझो, तो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स आर मच मोर हायर इन लिसनिंग रादर देन हियरिंग। ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहा है लिसनिंग और हियरिंग में, ठीक है। ज्यादा एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं? लिसनिंग में। पैसिव प्रोसेस कौन सा है? हियरिंग। एक्टिव प्रोसेस इज लिसनिंग, ठीक है। चलो, नाउ द पर्पस ऑफ लिसनिंग। अभी क्यों हमें सुनने की जरूरत है, तो ये डायग्राम से ही करेंगे हम। क्विकली आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड प्री कंसेप्शन। नाउ दिस इज जनरल टॉपिक, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, तो आपको ऐसे याद करके नहीं जाना इन टर्म्स को कि अच्छा इसमें ऐसा था, नहीं। जस्ट रीड इट एंड ट्राई और रीजनिंग। थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक में वी हैव टू अप्लाई आवर रीजनिंग कि यार हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बात बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्यों आपको सुनना जरूरी है। तो पहली चीज कह रहा है आपको फोकस करना जरूरी है, और जब भी आप सुन रहे हो तो क्या आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, तब तो आप क्या कर पाओगे, सुन पाओगे, राइट। सेकेंड इज गेनफुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज। सुनने के लिए आपको सेंडर की बात को एक्यूरेटली समझना जरूरी है, ठीक है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। जो मेन चीजें आपकी स्टार्ट होंगी वो टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलो,
Second is to critically assess what is being said. What is critically assess? What is assess का मतलब होता है समझना. वेरी गुड. क्रिटिकली समझना मतलब प्रॉपर तरीके से सामने वाले की कई बात को समझना. अभी प्रॉपर तरीका मतलब प्रॉपर कैसे समझोगे? जो भी दिक्कतें हैं उनको हटाओ, बैरियर्स हैं उनको हटाओ, डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाओ, एक्टिव रहो, तब तो सारी चीजों को क्रिटिकली समझदारी से समझ पाओगे. राइट. टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स accompanying what is being said to enhance understanding. अभी बोल रहा है जब भी सुनना है ना, सिर्फ बोली गई बात को मत सुनो, बॉडी लैंग्वेज पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए. शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन. अगर आप सुन रहे हो तो सामने वाले को आपको देखकर भी समझना चाहिए कि आप एक्टिवली उस चीज में इन्वॉल्व हो, आप अपना इन्वॉल्वमेंट शो करो. encourage the speaker to communicate fully, openly and honestly. अभी सपोज हम क्लास में किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैंने वो टॉपिक पे बात करते करते आपको बोला, मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, एंड फ्यू ऑफ यू आर वेरी ईगर टू गेट मोर एग्जांपल्स ऑन द सेम टॉपिक. तो क्या एज अ स्पीकर वो मुझे मोटिवेट करेगा आपको और एग्जांपल्स देने में? अगर आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है टॉपिक खत्म हो गया, ओके हाँ समझ में आ गया, तो क्या विल आई वेस्ट माई एफर्ट गिविंग एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन? तो जब भी आप किसी की बात को सुन रहे हो, आप स्पीकर को कम्युनिकेट करोगे पूरा ओपनली, ऑनेस्टली व्हाट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. राइट. तभी तो आप उसकी बात को अच्छे से समझ पाओगे, सुन पाओगे. एंड डेवलप सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट. व्हाई दे से पुटिंग अ स्पीकर फर्स्ट? बिकॉज हम सुनने का काम कर रहे हैं ना, तो हमें सुनना है, हमें बीच में बोलना नहीं है. अगर सी आप एक टाइम पे एक काम कर सकते हो, आपने ये चीज सुनी, या तो आप बोलोगे या तो आप सुनोगे. एक टाइम पे आप दोनों काम करोगे तो ना सुन पाओगे और बोल तो ढंग से बिल्कुल भी नहीं पाओगे. राइट. एंड टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड व्यूज. अभी भाई ये फीडबैक के ऊपर बात कर रहा है, कब सुन के फीडबैक दे पाओगे? जब तो ढंग से सुना होगा. ठीक है. इस पार्ट को आप रीड लिख दो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना. ठीक है. इट इज जस्ट अ रीडिंग पार्ट. जो हमने फर्स्ट पार्ट करा दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको आपको पढ़ना है. नेक्स्ट आओ लिसनिंग एंड हियरिंग. ये वापस सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है. लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिफरेंस देखो आप. listening is the ability to accurately receive and interpret message in communication process. It is effective to communication. Without ability to listen, messages are easily misunderstood. ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी अभी. राइट. तो ये सेम चीज यहाँ पर है. Hearing refers to the sounds that enter your ears. It is a physical process provided you do not have any hearing problems. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो होगा जब तक आपके कान की कैपेबिलिटी है सुनने की. जब योर ears are not properly functioning तब तो आप बिल्कुल नहीं सुन पाओगे. राइट. वो चीज कह रहा है. एंड listening means paying attention to not only the story but language, voice, body language, etc. etc. Listening is not पैसिव प्रोसेस. क्या ये सारा रिपीट हो रहा है? तो ये हमने पहले ही कर लिया, यहाँ से मत करना. तो अगर आपको एग्जाम में रिवाइज करोगे यहाँ पे लिख दो रिपीटिशन, हमने पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, को इंपॉर्टेंट मार्क करो. टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स. ओके. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग? अभी ये ना आपको सिर्फ वर्ड देखो, कम से कम 12 या 13 टाइप की लिसनिंग्स होती हैं. मतलब सुनने का भी एक तरीका होता है और ये टोटल 12 या 13 टर्म्स हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये क्या होता है? भेदभाव करके सुनना, आधा सुनना आधा नहीं सुनना. मर्जी होगी जितना सुने, कि हमें नहीं सुनना. कभी कभी होता है क्लास में आधे टाइम डोज ऑफ हो गए. दैट इज व्हाट डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. ठीक है. मतलब देखो, discriminative listening is not the most basic type of listening whereby the difference between different sound is identified. You cannot hear differences, you can sense of a meaning that is expressed by such difference.
अभी देखो यहाँ पर कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन पढ़ो। दिस इज वन रीजन व्हाई अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री finds it difficult to speak another language perfectly and they are unable to distinguish the subtle का मतलब होता है minute sounds that are required in that language। अभी मुझे बताओ कि अगर दो पर्सन अलग अलग कम्युनिटी के बैठे हुए हैं और दोनों एक साउथ इंडियन है एक नॉर्थ इंडियन है, तो साउथ इंडियन थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडिया के बारे में जानता है। आपको इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो हिंदी को बिल्कुल ही नहीं माने, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। एंड जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो भी केरला की पूरी जो कन्नड़ लैंग्वेज है इन सबको ढंग से नहीं पहचाना, माइट भी थोड़ा बहुत पता हो। अब ऐसे दो अलग अलग लोग बैठे तो क्या डिस्क्रिमिनेटिव आधी अधूरी लिसनिंग होगी या नहीं होगी? होगी, राइट। सो डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड एवरीथिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब है आधा अधूरा सुनना, जितना समझ में आएगा उतना सुन लिया, बाकी नहीं समझ में आया जाने दिया। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग? सब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा सुनना। ऐसा कौन करता होगा स्टार्ट से लेके एंड तक सब सुन रहे हो, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो? जब आपको उस चीज को समझना है, ठीक है, आपको उसके ऊपर शायद क्रिटिकल एनालिसिस करना हो कि आपने वो चीज समझी, अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यार इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट करके आने को कहती हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है, तो एट द एंड प्रोजेक्ट किसको बनाना है? आप लोगों को। तो क्या आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग तब होती है जब यूजुअली आपको सुनने के बाद कुछ जजमेंट फॉर्म करना हो, ठीक है, उसके लिए होती है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव को लिख दो अंडरलाइन करके, स्टार्ट टू एंड। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट लिसनिंग, पूरी तरीके से सुनना। नाउ नेक्स्ट इज बायस्ड लिसनिंग। व्हाट इज बायस्ड लिसनिंग? सेम वे में डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है। अभी डिस्क्रिमिनेटिव और बायस में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। डिस्क्रिमिनेटिव में आप डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आधी चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही हैं, वहां पे आप पर्पसली बायस नहीं हो रहे हो, ओइंग टू द फैक्ट कि आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, आपका कंफर्टेबल जोन नहीं है, इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। समझ में आती तो माइट भी आप वो चीज क्या करते, सुन लेते, समझ लेते। बट बायर्स लिसनिंग में जान पूछ करके नहीं सुनूंगा, मर्जी पड़ेगी उतना ही सुनूंगा, बाकी मुझे सुनना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिमिनेटिंग में इट इज नॉट योर फॉल्ट, यू आर नॉट डूइंग बायसनेस, इट इज ड्यू टू द रीजन कि आपको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, या आप उस कॉन्टेक्स्ट में उस टॉपिक में नए नए हो, तो आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आपने सुन लिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। व्हाट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग? वेरी गुड। क्या इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हम क्रिटिकल लिसनिंग भी बोल सकते हैं? इसके पास में लिख दो। अभी इवैल्यूएटिव लिसनिंग कब पॉसिबल है? जब उससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग करी हो। समझ रहे हो? पूरा सुना हो तभी तो उस चीज को इवैल्यूएट कर पाओगे, तभी तो उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा लॉजिकली जा रहा है कि जब हम कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कर रहे हैं, आधा अधूरा सुन रहे हैं, रीजन टू द फैक्ट कि हमें वो चीजें ड्यू टू द नॉर्मल कॉसेज हमें समझ में नहीं आ रही हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। हम पूरा सुन रहे हैं, और पूरा कब सुनते हैं? जब या तो क्रिटिकल लिसनिंग करनी हो या आगे जाके इवैल्यूएटिव लिसनिंग करनी हो। कोई चीज को पूरा कब सुनते हो? जब उस चीज को इंटरेस्ट हो आपका, उस चीज को आगे आपको कहीं ना कहीं यूज करना है, इसलिए करते हो, राइट। बायस लिसनिंग इज आधा अधूरा, अगेन डिस्क्रिमिनेटिव जैसे आधा अधूरा सुन रहे हो, बट यहाँ पे जान पूछकर आधा अधूरा सुन रहे हो। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि इवैल्यूएटिव लिसनिंग लास्ट में is also called critical, judgmental और interruptive listening। क्योंकि यार पूरा सुना था तो अब पूरा सुनने के बाद जजमेंट देना है, तो जजमेंट के लिए इवैल्यूएटिव लिसनिंग करनी ही पड़ेगी। देखो दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक तो मुझे पूरा सुनना है, सिर्फ अभी क्लास में जब तक बैठा हूं तब तक पूरा सुनना है, दैट इज व्हाट
कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा सुन के मुझे घर पे जाके मेरे नोट्स बनाने हैं, तो दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग। सपोज आप एक कम्युनिकेशन में हो और आप सामने वाले से कोई एडवाइस लेने गए थे, ठीक है, तो वो बंदा आपकी सारी बातों को सुनकर, पहले उसने आपकी बातें सुनी होंगी तभी तो आप उसकी बातों से एडवाइस लेने गए हो, राइट? उसने आपकी पूरी बात सुनी, अब वो आपको अच्छे से उस बात के फायदे नुकसान समझा रहा है, तो पहले आप बहुत कंफ्यूज थे, बट ओइंग टू हिज एफर्ट्स आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर पा रहे हो। तो क्या आप सुनोगे अप्रिशिएट करते हुए, राइट? कि आप उसकी हर एक बात को सुनोगे और आप अप्रिशिएट करोगे कि अच्छा मेरे को ये एम्बिग्विटी थी, मेरे को ये कंफ्यूजन था, आपकी वजह से मेरा ये कंफ्यूजन दूर हुआ। सो इट इज अ काइंड ऑफ एप्रिशिएटिव लिसनिंग। अभी सिंपैथेटिक लिसनिंग क्या होता है? सिंपैथी, जैसे सपोज किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो गया, तो आप एक सिंपैथी, मतलब सपोज जैसे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो आप वहां पर जाके बातें थोड़ी करते हो, यू जस्ट ट्राई टू लिसन व्हाट हैपेंस, राइट? सो दैट इज काइंड ऑफ सिंपैथेटिक लिसनिंग, ठीक है। नाउ एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है? सिंपैथेटिक लिसनिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? सी देखो, सिंपैथी में आप सिर्फ सामने वाले को एक सिंपैथेटिक बिहेवियर दे रहे हो कि अच्छा ठीक है, इट हैपेंस, इट इज लाइफ, मूव ऑन, थिंग्स हैपन, राइट? अभी एम्पैथेटिक लिसनिंग, आप उसको ये बोल रहे हो, जाकर उसकी बात सुन रहे हो और आप ये बोलो यार तेरी जगह पे मैं होता ना, मेरे साथ भी यही चीज होती, तो आई कैन 100% फील दिस थिंग। तो मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग कब होती है? जब आपके साथ भी पहले ऐसा कुछ हुआ है और आप उस चीज को उसकी जगह पर रखकर सोच पा रहे हो, दैट इज व्हाट एम्पैथेटिक लिसनिंग मीन्स। आप उसके दर्द को महसूस कर रहे हो, दैट इज व्हाट एम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स आप उसके दर्द को शेयर कर रहे हो और महसूस कर रहे हो, तब एम्पैथेटिक लिसनिंग। फर्क समझ में आ रहा है? एंड थेरेपेटिक लिसनिंग, काउंसलर्स क्या करते हैं? व्हाट काउंसलर्स डू, काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग करने के लिए पूरा टाइम सुनते रहते हैं, तो वो एक तरीके का थेरेपी होता है। अगर वो हम देखो, आजकल ये काउंसलिंग सेशंस का चलन क्यों है? रीजन इज लोगों के पास रिलेशंस नहीं है बात करने के लिए, पीपल डू नॉट हैव पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फैमिली, स्टिल दे आर अलोन बिकॉज दे डू नॉट फाइंड दैट वन पर्सन जिसके साथ आप अपनी सारी बातों को शेयर कर पा रहे हो, राइट? तो इसके लिए आप फिर थेरेपी सेशंस लेते हो, बिकॉज दैट पर्सन हु इज चार्जिंग मनी टू लिसन, तो वो तो सुनेगा ही, राइट? वो आपकी सारी बातें सुनेगा, तो वो क्या एक थेरेपी का लिसनिंग ही है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि मेरे मन से सारी बातें निकले, तो मेरे मन से सारी बातें लिखने, तो सामने वाला थेरेपेटिक लिसनिंग करेगा ना, मुझे कंसोल भी करेगा, एम्पथाइज भी करेगा और मेरी जगह पे रह के हर एक चीज सोचेगा भी, और ये भी इंश्योर करेगा कि मेरे मन को जो चीजें परेशान कर रही हैं वो मेरे मन से बाहर निकल जाए। तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। एक तो होता है सिंपैथेटिक, क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द पेन अ पर्सन इज सफरिंग। एम्पैथेटिक इज understand and able to relate the same situation. Therapeutic listening is listening, understanding and finding the solution to the problem. समझ में आ रहा है? तीनों में बाइफिकेट कर पा रहे हो? अगर चाहिए तो एक एक वर्ड मैं लिखवा देती हूँ। सिंपैथेटिक के पास में लिखो शेयर द पेन, एम्पैथेटिक के पास में लिखो फील द पेन, एंड थेरेपेटिक के पास लिखो फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सुन रहे हो ताकि उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर सको, एक तरीके का थेरेपी सेशन यू आर गिविंग। नाउ डायलॉजिक लिसनिंग, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। द वर्ड डायलॉग स्टेम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाया मीनिंग थ्रू and logos meaning words. Thus, dialogic listening means learning through conversation and engaged interchange of ideas and information in which we actively seek to learn about the person and how they think, sometimes known as rational listening. कोई चीज समझने के लिए सुन रहे हो, तो that is what dialogic listening. Then relationship listening,
just 5 minutes, huh? Sir is entering in the class. नहीं ना, 5 मिनट, just 5 मिनट. डायलॉजिक लिसनिंग में क्या होता है? व्हाट इज डायलॉजिक लिसनिंग? लास्ट वाली लाइन मार्क करो. रैशनल लिसनिंग, रिलेशनल लिसनिंग. सर जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है. डायलॉजिक लिसनिंग में क्या होता है? रिलेशनल लिसनिंग. रिलेशनल लिसनिंग क्या होती है? सी, जब भी आप इस तरह की कोई किसी के साथ बात कर रहे हो, जब आप रिलेट करते हुए बात कर रहे हो कि अच्छा ठीक है तेरे साथ, अभी यहाँ पे एम्पैथेटिक से कंफ्यूज मत होना. डायलॉजिक एंड एम्पैथेटिक में फर्क होता है. एम्पैथेटिक मींस समथिंग टू एनी इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, राइट. अभी डायलॉजिक लिसनिंग है, सपोज अपन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट बचे थे, 20 क्वेश्चंस मेरे पेंडिंग है, तो आपका फ्रेंड कहता यार शिट यार मेरे साथ भी यही हुआ था, लास्ट के 15 मिनट में 20 मिनट में मेरे मेरे भी सेम, आई कैन रिलेट टू यू. तो दैट इज व्हाट? डायलॉजिक लिसनिंग. सो आप इसको लास्ट में अंडरलाइन करो, रिलेशनल लिसनिंग. नाउ रिलेशनशिप लिसनिंग क्या होती है? व्हाट इज रिलेशनशिप लिसनिंग? एक रिलेशन को डेवलप करने के लिए दो लोग जब साथ में कोशिश करते हैं तभी तो एक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है. जैसे सपोज आज आप मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, राइट. सो देयर इज अ रिलेशनशिप, राइट, ऑफ अ सीनियर एंड अ पर्सन ऑफ हु इज जूनियर राइट नाउ. तो वी आर फॉर्मिंग दिस रिलेशनशिप, राइट. तो इसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी, राइट. सो दैट इज रिलेशनलशिप. अभी सेलेक्टिव और बायस रिपीट है. यहाँ पे सेलेक्टिव लिसनिंग को लिख दो, बायस लिसनिंग. सेलेक्टिव मींस चुन चुन के सुनना, तो बायस भी तो वही होता है, राइट. नाउ एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग. नाउ एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग इफेक्ट हमने इतनी सारी पढ़ी, चलो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है. डिस्क्रिमिनेटिव मतलब आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आपने सुना. देन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, पूरा का पूरा सुना, ठीक है. उसके बाद था बायस्ड लिसनिंग, जो मेरी मर्जी थी वो मैंने सुना. इवैल्यूएटिव लिसनिंग मींस कॉम्प्रिहेंसिव सुनने के बाद अब मुझे उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, घर पे जाके नोट्स बनाने हैं, दैट इज इवैल्यूएट लिसनिंग. देन उसके बाद सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक क्या होता है कि मैं उस द क्या share the pain, I'm trying to share the pain. Then empathetic is I'm trying to feel that particular pain. Therapeutic मेरे को वो प्रॉब्लम ही हटानी है इसलिए मुझे सुनना पड़ेगा. देन उसके बाद डायलॉजिक लिसनिंग इज रिलेशनल लिसनिंग, ठीक है. रिलेशनल मींस आप जब सामने वाले की बात को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है. उसके बाद का था रिलेशनलशिप लिसनिंग. एंड सेकेंड लास्ट वाज सेलेक्टिव लिसनिंग, थोड़ा सुनना थोड़ा नहीं सुनना, विच इज सेम एज बायस लिसनिंग. अब सबसे लास्ट एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या, ये भी तो होता होगा ना कॉम्प्रिहेंसिव. अभी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सुना, ठीक है, बट वो सुन के समझा क्या, दैट डिपेंड्स. सो आपने सुना और एक्टिवली सुना और आपको समझ आया, दैट इज एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग. इसको आप एक बार बस रीड करके आ जाना, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, राइट. सो हमारा अभी ये वाला चैप्टर सिर्फ 1/4 हुआ है. चैप्टर इज पेंडिंग, वील ट्राई टू कंप्लीट इट. अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे करेंगे. यू ट्राई. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको कंप्लीट करो एंड इसके स्टार्टिंग के स्टार्ट तो कर देना, ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय.
क्वेश्चनर जो भेजा। स्पाइरल बना के इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज नोट्स जो हैं अमेंडेड, टैक्स के जो नोट्स हैं वो अमेंड हो जाते हैं, और एक साथ पूरा अमेंडमेंट देखना, या तो फिर ये पॉसिबल होता है कि आपको पांचों हेड्स का एक साथ स्पाइरल दें, तो उसके लिए थोड़ा सा गैप की जरूरत है यार। मतलब सी, इवन मेरा टाइम मैनेजमेंट और वो, अगर मुझे कंटिन्यूस 2 दिन का गैप मिले या 3 दिन का गैप, अभी जो जितना भी गैप मिल रहा था दैट वाज ड्यू टू माय हेल्थ, तो मैं काम ही नहीं कर रही थी पूरा दिन, आई वाज नॉट कमिंग, नॉट टीचिंग, नॉट गोइंग टू ऑफिस, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर ऐसे 2 या 3 दिन का गैप मिले तो आपको पांचों हेड का एक स्पाइरल दे दें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स का एक साथ दे दिया था, तो वो ऐसा हो जाए। अगर ऐसा कुछ वर्कआउट हो जाता है, अभी थोड़ा फेस्टिवल आ रहा है, ये जो दशहरा और इस टाइम। अच्छा, मतलब वो क्लास में सर्कुलेट हो गए थे ना, प्रिंट होकर नहीं मिले, तो एक काम करते हैं, वो 2 चैप्टर्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनका आपको दे देते हैं, बट टिल 15th के आसपास मिलेगा, राइट? चलो, एक्चुअली लास्ट वाले बैच में क्या हुआ था, शीट्स हमने सर्कुलेट कर दी, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि मैम हमें जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस दिन हमें नोट्स चाहिए, मतलब वी कैन नॉट डू विदाउट नोट्स इन द क्लास। आई वाज लाइक ठीक है, अग्रीड, बट रीजन है कि आपको पूरा स्पाइरल एक साथ नहीं मिल सकता, टैक्स में आपको, आपका नेक्स्ट बैच भी आएगा, वी कैन नॉट गिव द सेम स्पाइरल क्योंकि अमेंडमेंट्स की वजह से, ठीक है? चलो, आज से आप लोगों का होमवर्क चालू होगा, अच्छा वाला, सो बी रेडी। क्वेश्चन करेंगे। अपने नोट्स के अकॉर्डिंग फोर्थ है, और इसमें से आधे तो लिए ही नहीं है, पता है? यस, मॉड्यूल देखना आप लोग में कितने हाँ, आपको पता है हमारे टाइम में टैक्स पता है कैसे आता था? आपके टाइम में तो पार्ट्स में कर दिया, हमारे टाइम में पार्ट्स में नहीं था। तो 2100 पेजेस का मॉड्यूल, इतनी मोटी बुक आई थी, पता है? मतलब अगर आप उसको पढ़ोगे तो खोलोगे कैसे? तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में बाइंडिंग करवाई थी, वो करो ना खट खट करके ऐसे, हार्ट अटैक आ जाए इंसान को यार इतना। हाँ, है तो आप क्यों है तो, एक्चुअली पता आईसीआई की गलती नहीं है, आईसीआई का मटेरियल जो बना रहा है ना उस इंसान की गलती है। रीजन इज, आईसीआई का मटेरियल में इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। हम जब अंकित सर से पढ़ते थे ना फाउंडेशन, मैंने अंकित सोमानी सर को जानते हो क्या आप? नहीं जानते आप? अजमेर में जो कोचिंग सेगमेंट जो लाए थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, राइट नाउ ही इज नॉट इनटू कोचिंग बिजनेस, अब वो जीएसटी में है, तो आईसीआई के बहुत एक्टिव मेंबर भी हैं, मैं उनसे बहुत रेगुलर टच में हूँ, एंड ही वाज माय फर्स्ट मेंटर। जब वो हमें पढ़ाते थे ना, सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि आईसीआई के मटेरियल में आंसर्स में करेक्शंस मिस्टेक्स हैं, ठीक है? अब फिर हम लोग क्या करते थे, आईसीआई को बड़े बड़े मेल डालते थे, हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट, फिर वहां से कभी आज तक रिप्लाई नहीं आया, फिर फाइनल तक आते आते, इंटर तक आते आते हमने ऐसा करना बंद कर दिया, तो फिर कहीं भी मॉड्यूल में ऐसा लगता है ना आंसर गलत है, हाँ यार होगा गलत, हमारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करो, हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट। क्योंकि आईसीआई पता है क्या करता है, अभी आप देखना, एक ही जगह पे 2 व्यूज के आंसर देगा, बट व्हाट स्टूडेंट इज सपोज टू डू, बीइंग अ टीचर यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, हाउ स्टूडेंट विल सी अ लॉन्ग पिक्चर? वो आईसीआई का मॉड्यूल, अभी हमने मोटर कार वाला जो पढ़ा कर, ठीक है, वो हमने एक टेबल में कंसाइज किया, राइट? आप सोचो जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं एक बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ऑन माय बेड देयर आर 5-6 बुक्स, जिसमें से पढ़कर आई एम ट्राइंग कि छोटा सा छोटा पोर्शन मिले, और आप मॉड्यूल में देखना वो नियरली नियरली 6 या 7 पेज, अभी 6 या 7 पेजेस में थ्योरी फॉर्म में बैठ के पढ़ना, दिमाग नहीं खराब होगा तो क्या होगा? हमारे टाइम पे तो पता है इंटर में हमें कोई ऐसे नोट्स नहीं मिलते थे, हमने मॉड्यूल से पढ़ा है, वो पेन मुझे पता है, फाइनल तक आते आते नोट्स मिलने लगे। तो राइट नाउ माय इंटायर
आपके नोट्स को, अभी जब मैं आपको ये 5 हेड्स जो है इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रोविजंस बहुत ज्यादा है। जब टीडीएस वगैरह के प्रोविजंस आएंगे, मैंने पूरी टेबल्स बनाई है कि एक टेबल हो सामने, आप देखो और खत्म, मतलब इतना चिकचिकी नहीं रहे कि यार है ना, मतलब ये इधर लिखी हुई है, ये चीजें इधर है। डिडक्शंस पढ़ेंगे उसमें सारे टेबल्स, टीडीएस पढ़ेंगे टेबल्स, एडवांस टैक्स टेबल्स, टेबल्स हैं, पढ़ो चैप्टर खत्म करो। हाँ हाँ, हो गई।